नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश के पशुपालन से बनने वाले प्रमुख सवाल बताऊंगा और इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों, चट्टानों और कार्बनिक पदार्थों के में विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। क्या होती है? परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। मृदा में खनिज, जैविक पदार्थ और जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगहों की मृदाओं में निम्न पदार्थों के अनुपात संतुलित होते हैं और एक ही जगह है कि मृदा में भी समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 3 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो आप बताएंगे कि 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक आधारभूमि की बनावट भी है। अतः प्रदेश की मृदा का अध्ययन हम निम्न विभागों के क्रम में करेंगे। नंबर 1, जो उत्तर प्रदेश की मृदाएं जो है 3 भागों में विभाजित की गई हैं। नंबर पहला है भावर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भावर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के उत्तरी, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी अर्थात भावर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भरी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बलुआ पत्थरों से निर्मित होती हैं, जो कि काफी चिथली होती हैं। अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ ज्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं, जबकि महीन चट्टानों के निक्षेपण से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली और नम और उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में गन्ने, धान की कृषि की पैदावार अच्छी होती है। आपको दोस्तों बता दूं मैं कि अपने उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का मैं नक्शा ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी हो सके तो आप भी उत्तर प्रदेश का नक्शा ड्रॉ किया। आप देखें, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये नंबर 1 पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, तीसरा। तो पहले भागों में आपने देखा था कि यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? कंकरीली मिट्टी पाई जाती है और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। हमारे बीच वाला भाग जो होता है मिट्टी पाई जाती है। और हमारे तीसरे भाग में यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे थोड़ी पठारी क्षेत्र पाया जाता है, जिसे यहाँ पे दक्षिण में क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है मध्य भाग। मध्य भाग क्या है दोस्तों? मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं ये किस प्रकार की पाई जाती है? पूर्व, ये मध्य की मैदानी
जो भाग पाए जाते हैं ये पूर्व से पश्चिम, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा और यमुना मैदान प्लास्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? प्रकार की मृदा में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा और कछीरी और भात या मृदा कहा जाता है, जो कि कांप मिट्टी और कछारी और कौन सी बाल से निर्मित और बालू से निर्मित बहुत गहरी है और पूर्ण विकसित दिशा। कैसे? पूर्ण विकसित दिशा, पूर्ण विकसित दिशा में है। इसमें पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, अभाव होता है, कमी पाई जाती है। इस मैदान की लगभग संपूर्ण मृदा को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 या कछारी और नवीन जलोढ़ मृदा तथा बांगर या पुरानी मृदा पूछा जाता है। बांगर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी मृदा के नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाते हैं। इसके अभाव इस क्षेत्र में कुछ मात्र में लवण और क्षारीय मरुस्थल और काली मृदाएं पाई जाती है। अगला है खार मृदा। क्या होती है? जो मृदा नदियों की एक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर या कछारी नवीन मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मृदा कहा जाता है। वह हल्के भूरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? हल्के भूरे रंग की होती है। छिद्र युक्त महीन मृदा बाली तथा बांगर की अपेक्षा करने की क्षमता वाली होती है। इस मृदा में क्या पाया जाता है? चूना, पोटास और मैग्नीशियम पाया जाता है। जैविक तत्वों की कमी की मात्रा अधिक होती है और बलुआ, सिल्ट और बलुआ दोमट और मटियार मृदा दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। हालांकि खादर मिट्टियों की परतें अधिक गहराई तक विक्षेपित नहीं होती है, फिर भी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन अवसाद पदार्थों से निर्मित होने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? अधिक होती है। और खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली मृदा है बांगर मृदा। अगली मृदा कौन सी है? अगली मृदा है आपकी बांगर मृदा। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों का वह है भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पूछा जाएगा तो बताएंगे आप कि बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे उपहार मृदा या दोमट मटिया या बलुई दोमट मटियार दोमट नामों से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी परिपक्व और अधिक गहरी होती है। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है और सघन कृषि और अव्यवस्थित
प्रबंध के कारण इन मृदा में नाइट्रोजन 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 की कमी पाई होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाती है, अतः इस घटकों वाले खाद्य की अधिक आवश्यकता पड़ती है और लवड़ी क्षारीय क्षारीय मृदा प्रदेश के बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। लवड़ी बांगर क्षेत्र पाया जाता है। क्षेत्र वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने और नहरों से सिंचाई किए जाने वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि में ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊसर भूमि को रेह या बंजर या कल्लर नामों से भी जाना जाता है। यह दो प्रकार की होती है, लवड़ी ऊसर भूमि और क्षारीय ऊसर भूमि। आपसे पूछा जाएगा कि ऊसर भूमि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लवड़ी एक, ऊसर। क्षारीय ऊसर भूमि 2 प्रकार की होती है, रेहयुक्त और रेहीन। लवड़ी ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं। इसका पीएच मान आपसे पूछ लिया जाए तो 8.5 से कम होता है। कैसी मिट्टी का? लवड़ी मिट्टी का। लवड़ी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5 से कम होता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि जो कि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है की सतह सोडियम लवणों के कारण काला होता है और पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क। कैसी? शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टानें खंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? इसमें लवण और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, परंतु जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन का होता है, जो सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। भांड मृदा, यह गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में अधिक पहले से निर्मित बलुई मिट्टी। कैसी मिट्टी? बलुई मिट्टी के 10 से 80 फीट ऊंचे टीलों में भूड़ कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई मिट्टी। कैसी? हल्की दोमट बलुई मिट्टी। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के पश्चिमी जिले, पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस दिशा में
काली मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कपास किस मृदा में अधिक पाई जाती है, तो काली मृदा में अधिक पाई जाती है। अगला अगला है कि दक्षिण दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में प्री प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बहुमूल्य है। पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिणी भागों में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, किस युग की चट्टानें पाई जाती है, तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है। इन्हें चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र में ललितपुर, जो दक्षिण उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है, ललितपुर, कौन कौन से जिले आते हैं दक्षिणी भाग उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट और दक्षिण प्रयाग जैसे गंगा पार मिर्जापुर, सोनपुर और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र सीमित हैं और सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है। लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यह कई मृदाएं पाई जाती हैं, यथा जैसे लाल मृदा परवा या पड़वा के नाम से जानते हैं। अगला है मार, जिसे माड़ के नाम से जानते हैं, जैसे राकड़ के नाम से जानते हैं, जैसे घंटा। ये बुंदेलखंडी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टियां हैं। लाल मृदा, यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, लाल मृदा जो है आपके दक्षिणी प्रयागराज में, कहाँ पे? दक्षिणी प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालूमय लाल बिंदे चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस का चूना और जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अतः इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन, इस वाले लाल मृदा वाले क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। किसकी? दलहन। और पूछा जाएगा कि दलहन और तिलहन की खेती किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, तो लाल मृदा में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि लाल मिट्टी में पाई जाती है। परवा या पड़वा के नाम से जानते हैं इस मिट्टी को पड़वा या पाड़वा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर जालौन और यमुना के तट क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विशेषकर यह बीहड़ क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खादर के प्रयोग से औसत दर्जे की उर्वरता प्राप्त की जाती है। इस मृदा में खरीफ रबी की फसल पाई जाती है। अगला है मार या माड़ मृदा। यह मृतिका मिट्टी है जिसका रंग काली और रेगुर मृदा के समान चिकना हुआ काला होता है, जिसमें 60% सिलिकेट और 15% लौह और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है। जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य कठिन होता है। क्या होता है? कृषि कार्य कठिन होता है। अल्प अवधि वाली कुछ फसलें उगाई जाती है। मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अगला है राकड़ मृदा। राकड़ मृदा क्या है? यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है ना? कैसी मृदा होती है और इसमें किस प्रकार की फसलें की जाती है? इस प्रकार फसलें की जाती है।
प्राकड़ मृदा में तिल, खरीफ, तिल जो है खरीफ के अंतर्गत आती है। फसलें हमारी 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल की फसलें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि फसल 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 हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, इसकी खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और नंबर 3 जायद की फसल। किसकी फसल? जायद की फसल होती है। रबी की फसल और रबी की फसल, ए पर खरीफ की फसल और जे पर जायद की फसल। तो आपसे पूछा जाए कि तिलहन किस प्रकार की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। चने, अगर चना पूछा जाए तो किस प्रकार की फसल में गिर आता है, तो रबी की फसल की खेती की जाती है। अगला है भुट्टा। भुट्टा मृदा क्या है? यह बिंद श्रेणी के क्षेत्र श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। और अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। यह लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है और उपज मृदा अधिक होती है। खाद पानी के उपयोग से अच्छी उपज भी होती है। अगर पूछा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है आपके उत्तर प्रदेश, ये वाला बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बुंदेलखंडी क्षेत्र। इसमें क्या है? कौन सी खेती होती है? शुष्क खेती होती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश की, और इन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के, है ना। अगली मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? तो जल, जैसे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। जल और वायु के साथ मृदा के कटने और बहने अथवा उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जैसे खेतों की ऊपरी सतह की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और यह मिट्टी सबसे पहले बहती प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों में कम पाए जाने और मानवीय प्रयास वनस्पतियों को नष्ट किए जाने से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। इसे मृदा अपरदन कहा जाता है और हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा। मान लीजिए ये मिट्टी है ये, और यहाँ पे फल वगैरह गड्ढे होते हैं, तो यहाँ पे अगर भूकंप वगैरह आता है तो ऊपर की मिट्टी को उड़ा के लेके चला जाता है। अगर बाढ़ वगैरह आती है तो ऊपर की मिट्टी कट दूसरे नदियों में ले जाती है, और हमारी जो मृदा जो होती है, ऊपरी सतह जो होती है हमारे मिट्टी की, वो उपजाऊ होती है। जब उपजाऊ ही मिट्टी यहाँ नहीं रहेगी तो फसल कैसे सही हो जाएगी, है ना। तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो इनका हमें उपचार करना चाहिए कि ये हमारे खेत की मिट्टी दूसरे खेत में ना जा पाए और ये हमारे में बनी रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने खेतों की मेड़े होती है तो ऊंची रखनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे अगर पानी भी भर जाता है तो मिट्टी, हमारे खेत की मिट्टी दूसरे खेत में न जाए, हमारे उपजाऊ मिट्टी जो है दूसरे खेत में बह के न चली जाए। ये उपचार कर किए जाने चाहिए। मृदा अपरदन के 2 प्रमुख प्रकारों में जलीय अपरदन होता है और वायु अपरदन होता है। क्या होता है? जलीय अपरदन होता है और वायु अपरदन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों या समयों तक सीमित होता है।
मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो जलीय अपर्दन ज्यादा होता है वायु अपर्दन की अपेक्षा। वायु अपर्दन तो आपका मतलब वायु अपर्दन क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है, इसे आंधी आंधी तूफान के कारण ये मिट्टी उड़ के चली जाती है, इसे वायु अपर्दन कहते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन ज्यादा नहीं होता है ना दोस्तों। तो हमें आगे जलीय अपर्दन क्या है, भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, जैसे ढालदार स्थानों पर खेती करना और बिना 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 सोचे समझे जुताई करते रहना, अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेतों को खाली रखना, वनों की अनियंत्रित कटाई और चरागाहों की अनियंत्रित चराई और भूमि के कृषि आदि कारणों के जलीय अपर्दन, ये हमारे जलीय अपर्दन के कारण होते है ना। जैसे कि तीव्र गति से होता है जलीय अपर्दन। अपर्दन के कई रूप होते हैं, जैसे कि अपस्फुरण और परत अपर्दन, जैसे कि क्षण अपर्दन और अवनालिका अपर्दन, जैसे भूस्खलन क्षरण और सरिता तट क्षरण आदि। परत अपर्दन क्या होता है, समतल खेतों में बहुत मृदा तरीके से होती है जिसके किसान समझ नहीं पाता और खेतों की उर्वरता कम होती रहती है, इसीलिए किसान की मौत कहा जाता है। किससे किसान की मौत कहा जाता है, जलीय अपर्दन, है ना। अगला देख लीजिए दोस्तों, वायु अपर्दन होता है। वायु मतलब वायु उड़ जाती है, मिट्टी उड़ जाती है, इसे वायु अपर्दन के नाम से जाना जाता है। अगला है कृषि। अगली हेडिंग है दोस्तों कृषि। उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि और पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या जैसे 59.3% लोग कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में नियोजित हैं, जिसमें से 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। जैसे कि 2022-23 में प्रदेश के लगभग राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 26% है, तथा वर्ष 2022-23 में कृषि विकास दर 18.2% हो गया है। कृषि जलवायु जलवायु प्रदेश कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार वर्षा। कृषि को आपसे अगर पूछा जाए कि कृषि को कौन कौन सी कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, तो आपको बताना पूछा जाएगा तो बताएंगे आप कि मृदा प्रभावित करती है वर्षा, तापमान, जल और मानव। कारकों को आधार मानते हुए प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। प्रदेश को अगर जलवायु परिवर्तन के आधार पर प्रदेश को बांटा जाए तो 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 9 भाग में। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 भावर। कौन सा, भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भावर और तराई क्षेत्र क्या होता है, जो हिमालयी क्षेत्रों से नेपाल के साथ में सीमा जो जिले साझा करते हैं उसे भावर क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है ना। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों के उत्तरी भाग आते हैं। कहाँ के जिले आते हैं, उत्तरी भाग आते हैं। पश्चिमी मैदान क्या है, पश्चिमी मैदान में मेरठ मंडल और आसपास के क्षेत्र आते हैं। मध्य पश्चिमी की अगर बात करें, बरेली मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। और दक्षिण पश्चिमी में
समशुष्क, कैसे समशुष्क आगरा, आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र आता है। मध्य भाग में कानपुर लखनऊ आते हैं। अगला भाग है बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी चित्रकूट मंडल के क्षेत्र आते हैं। जैसे उत्तर पूर्व की अगर बात कही जाए तो गोरखपुर के गोरखपुर जिले, गोरखपुर के आसपास के जिले आते हैं। अगर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं। अगला विंध्याचल की अगर बात करें, मिर्जापुर, सोनभद्र से संबंधित जिले आते हैं। प्रयागराज के आस पड़ोस के जो जिले हैं वो विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो ये 9 भागों में बांटा गया है प्रदेश को। फसल चक्र की अगर मैं बात करूं, फसल चक्र क्या होता है? आप लोग सभी फसल करते हैं तो आप जानते हैं एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि में फसलों का इस क्रम उगाया जाना के उर्वरा शक्ति का कम से कम हास फसल चक्र कहलाता है। अर्थात आप ये देखते हैं अगर एक ही फसल को आप बार बार करते रहें, एक ही फसल को बार बार करते रहें तो वहाँ वो फसल वो अच्छी नहीं होती है और उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, क्षीण हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को फसलों को क्या करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। जब बदलते रहेंगे तो हमारी फसलें भी अच्छी होती रहती है। इसे अपनाने से कई लाभ होते हैं। अगर फसल चक्र को बदलते रहेंगे उससे लाभ कौन कौन से होते हैं? मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, रोग, कीटनाशक और खरपतवार की कंट्रोल में सहायता मिलती है और सीमित संसाधनों के अधिकतम यूज कर अधिक उत्पादक लेना संभव होता है। मृदा अपरदन में सॉइल इरोजन में कमी आती है। आज प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न फसल चक्र है ना अपनाया जाता है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, इसमें जैसे धान मसूर की जाती है, धान मसूर की खेती की जाती है। ज्वार, अरहर, गेहूं, धान, मटर, धान, मक्का, धान, गेहूं, सरसों, धान, जौ, गन्ना आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के अंतर्गत जिले आते हैं, फसलें आती हैं। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना। बुंदेलखंड में कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? ज्वार, अरहर, ज्वार, चना, ज्वार, अरहर, परती, गेहूं, तिल, कुल्थी, कोंदो, चना, ज्वार और जौ। फसलों उत्पादन क्या होता है? प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। पहले रबी की, फिर खरीफ की, फिर जायद की। बोई जाती हैं। कितने प्रकार की फसलें बोई जाती? 3 प्रकार की। पहली होती है रबी की। आपसे दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि रबी की फसलों के अंतर्गत किस प्रकार की कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसमें इसमें ये फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बोई जाती है ना। और ये फसल कम जल और औसत ताप की आवश्यकता है। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। मतलब आप देखते होंगे कि अपने वर्तमान समय में नवंबर के महीने में गेहूं बोए जा रहे हैं। तो ये गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? तो रबी के फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं? आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा।
कि इसमें चावल आता है। क्या आता है? चावल। यह जून मई से जून तक बोई जाती है। मई से जुलाई तक की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा और सावा, कोदो और टांगून और सनई, जिसे सनई को जूट के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा जाता है आपसे कि सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में होता है। तो आपको पूछा जाएगा तो बताना होगा बिहार बिहार और पश्चिम बंगाल में जूट की खेती बहुत की जाती है। अरहर अरहर अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। जायद की फसल यह जायद की फसल की अगर बात करें कब बोई जाती है तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जिनमें काट ली जाती है। जायद की फसलों के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें आती हैं? तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, परवल, लौकी और और आदि फसलें आती हैं। अगर और आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं, तो ये 3 प्रकार की फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस इस चैप्टर से ये सवाल तो आता ही आता है कि फसलों में गेहूं किस प्रकार की फसल में आता है। अगर धान को पूछ लिया, धान किस प्रकार की फसल में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तरबूज, लौकी ये किस प्रकार की फसलें हैं, तो बताना होगा ये जायद की फसलें हैं। अगर मैं बात करूं जौ, जौ किस प्रकार की फसल है? जौ आप बताएंगे कि गेहूं ये रबी की फसलें होती है। किस प्रकार की फसलें होती है? रबी की फसलें के अंतर्गत आते हैं। चना किस प्रकार की फसल है? तो चना पूछा जाएगा तो बताएंगे आप चना रबी की फसल के अंतर्गत आता है। किस किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी की फसल के अंतर्गत आता है। अब पूछा जाए कि सरसों किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा सरसों आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। आपसे चावल पूछ लिया जाए तो चावल किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल खरीफ की फसल के अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है। अगर गन्ना आपसे पूछ लिया जाए कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, गन्ना गन्ना जो है दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी में बोया जाता है। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान पूछ लिया जाए तो आपसे 20 से 26% का तापमान पूछा जाए तो बताना होगा। नगदी फसल के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि नगदी फसल के अंतर्गत तो कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आपको बताना होगा गन्ना नगदी फसल के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसल है। तराई क्षेत्र, गन्ना जो है आपका तराई क्षेत्र में अधिकतर होता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद क्षेत्रों में यह गन्ना की खेती अधिक की जाती है। बाजरा बाजरा जो है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में उगता है। इसमें 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें ये जिले हैं आपके बाजरा के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। मक्का है, मक्का को पूछ लिया किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है, तो आपकी ये खरीफ खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है। यह मई और जून में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अरहर आपसे पूछ लिया जाए कि अरहर किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है, तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल होती है। आपसे पूछ लिया जाए मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो मूंगफली आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत
पाई जाती है। यह जून और जुलाई में बोई जाती है। कपास कपास जो है गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के सहारे कपास की जाती है। यह छोटे छोटे रेशे की अधिक लंबे समय की कम कपास उगाई जाती है। आगे पटसन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और सरयू नदी सरयू घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा किया जाता है। यह जूट जो है जून जुलाई माह में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तंबाकू अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में तंबाकू की जाती है, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन जिलों में तंबाकू की जाती है। यह तंबाकू की अगर बात करें, तंबाकू में खाने और का पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज लखनऊ, जहाँ से औद्योगिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। फलोत्पादन की अगर बात करें, फलों फलों उत्पादन में फल के मामले में उत्तर प्रदेश में जैसे आम, उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, बेर और पपीता, नींबू, तरबूज आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। किया उत्पादन उत्पादन किया जाता है। प्रमुख फल और उसके उत्पादन क्षेत्र, जैसे आम की अगर बात करें, आम उत्तर प्रदेश की किस दिशा में होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो मध्यवर्ती में होता है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों में जैसे लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में आम की खेती की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि दशहरी लंगड़ा और बॉम्बे बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफेद चौसा, मेरठ बागपत का रलोट और वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा और चौसा आम प्रसिद्ध है। अमरूद की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या में ये अमरूद की खेती की जाती है। आंवला की अगर बात करें, यह अगर इसमें विशेष रूप से आंवले की खेती प्रतापगढ़ में की जाती है। पूछा जाता है कि आंवले की खेती कहाँ की जाती है, किस जिले में की जाती है, तो पूछा जाएगा तो बताना होगा आपको कि प्रतापगढ़ में की जाती है दोस्तों, प्रतापगढ़ में। अगर केला पूछा जाए कि केले की खेती कहाँ की जाती है, तो प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है। आगे अगर पूछा जाए लीची उत्तर प्रदेश में कहाँ किन जिलों में मिलती है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जिलों में लीची का उत्पादन किया जाता है। माल्टा की अगर बात करें, सहारनपुर, मेरठ में माल्टा मिलता है। नींबू की अगर बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में नींबू मिलता है। संतरा की अगर बात करें तो सहारनपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलता है। पपीता की अगर बात करें तो सहारनपुर, उन्नाव आदि जिलों में पपीता मिलता है। तरबूज की अगर बात करें, तरबूज खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है। यह गंगा, सरयू, गोमती आदि नदियों के घाटी
में किया जाता है, तरबूज, है ना। जैसे सब्जी और मसालों मसालों उत्पादन की अगर बात करें, जैसे सब्जी में आलू, उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी अग्रणी है। मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आलू उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू खेती की जाती है, लेकिन इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में फर्रुखाबाद। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू को किस किस जिले में उगता है, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि जिलों में आलू का उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से प्राप्त ब्रीड आलू बीज के राज्य के 19 राजकीय आलू बीज संवर्धन प्रक्षेत्रों द्वारा संबंधित करके पूरे प्रदेश में विस्तृत किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1000 से अधिक शीतगृह, जिसे कोल्ड स्टोर कहते हैं, आलू के घर, है ना। कितने हैं? 1000 से अधिक है। हल्दी की बात करें, हल्दी उत्तर प्रदेश में अग्रणी स्थान रखती है। वैसे तो कई जिलों में हल्दी की खेती की जाती है, लेकिन विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी हल्दी के क्षेत्र कहा जाता है ना। हल्दी क्षेत्र अधिकतर विशेष रूप से बुंदेलखंड में हल्दी होती है। अदरक की अगर बात करें तो अदरक की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्याज और लहसुन की अगर बात करें, प्याज और लहसुन के अगर मैं बात करूं, मुख्य रूप से यह प्याज और लहसुन जो है खेती फर्रुखाबाद, बदायूं, मैसूरी, जैसे इटावा, कन्नौज, एटा, फर्रुखाबाद आदि जिलों में की जाती है। जैसे कि धनिया, सौंफ, ये इन जैसे इन ये धनिया सौंफ की खेती देवरिया, कुशीनगर आदि क्षेत्रों में की जाती है। मशरूम की खेती पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाती है, तो आपको बताना होगा मशरूम। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें बिना मृदा के घास के पुआल और गेहूं के भूसे आदि पर आसानी से पाया जाता है। मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इसकी खेती पर विशेष बल दिया गया है। अगला है पुष्पों के उत्पादन की अगर बात करें, पुष्प में प्रदेश के वाराणसी, कन्नौज, आदि जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। पुष्पों की नर्सरी हेतु सरकार द्वारा कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। भारत में स्थापित नौ आदर्श पुष्प उत्पादन लखनऊ में है। भारत में आदर्श जो पुष्प उत्पादन है उसमें से एक अपना लखनऊ में है। कन्नौज में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज जिले को इत्र नगरी कहा जाता है। औषध एवं सुगंध उत्पादन के लिए, जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा जो है, और एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से जानते हैं, औषधि, है ना। आगे ब्राह्मी या पेपरमेंट, जैसे मेंथा, तुलसी, सफेद मूसली, सतावरी, सर्पगंधा, शंख पुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन बेल, पौंच, कालमेल, जैसे अश्वगंधा, जैसे कि पामा रोजा आदि। ये इस प्रकार की औषधियां इन पौधों से क्या मिलती है, हमें औषधियां मिलती है ना। पानोत्पादन क्या है? पान एक बहुवर्षीय बेल है। यह प्रदेश के महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, मेरठ
मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और सुल्तानपुर आजमगढ़ आदि सहित 24 जिलों में लगभग 2,500 हेक्टेयर पर पान की खेती की जाती है। राज्य में महुआ पान की खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा कि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो महोबा में है। स्थापना कब की गई, तो 1981 ईस्वी में की गई। पान के अलावा बरई, मानपुर, बांदा और पाली क्षेत्र ललितपुर पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला है जट्रोफा। ये जट्रोफा को रतन ज्योत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रतन ज्योत के नाम से भी जाना जाता है जट्रोफा को। जट्रोफा रतन ज्योत के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि रतन ज्योत के और किस नाम से जाना जाता है, तो जट्रोफा के नाम से जाना जाता है, या जट्रोफा को रतन ज्योत के नाम से जाना जाता है। बायोटेक पार्क की देखरेख में बक्सी तालाब स्थित परिसर में जट्रोफा जैसे कि क्लोनिंग गार्डन परियोजना चलाई जा रही है। अगली हेडिंग है दोस्तों पशुपालन। राज्य सरकार द्वारा 1944 में स्थापित पशुपालन विभाग पशुधन विकास चरों आयामों, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण के लिए प्रयासरत है। पशु गणना 2009 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल गणना जो है 68.0 मिलियन थी और प्रदेश प्रथम स्थान पर था। 2019 के अनुसार प्रदेश जो है पशु गणना में प्रथम स्थान पे था, जिसमें मिलियन गौवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन थी। पशु जैविक औषधि संस्थान आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है, लखनऊ में है। पशु जैविक औषध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है आपका। अगली हेडिंग है दोस्तों कुक्कुट पालन। राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास 2013 में राज्य सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा की है। इस नीति में कुक्कुट को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार के छूट की व्यवस्था की गई है। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 60,000 कमर्शियल प्लेयर फॉर्म की स्थापना की गई है। अगला है मत्स्य उत्पादन। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन रोजगार में वृद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना की गई 1966 ईस्वी में। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1966 ईस्वी में की गई। इसके उत्पादन क्षेत्र की विकास हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड जिला स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विभाग विपणन
विपणन फेडरेशन पंचायत स्तर पर पंचायत प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां नाम से स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई। जैसे मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, यह 1985 की गई है। मधुमक्खी पालन, अगला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन में यह एक सहायक उपकट उद्योग है। इससे शहद के अलावा मोम जैसे प्रोपोलिस और रॉयल जेली किए जाते हैं। फसलों में औद्योगिक फसलों में पर परागण कर पैदावार की जाती है। प्रदेश के 16 जिलों में मौन पालन मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगली हेडिंग है दोस्तों गाय भैंस है। गाय भैंस दुग्ध उत्पादन। पशुपालन राज्य में खेती के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला व्यवसाय है। राज्य में गौवंशी मवेशी पशुपालन के विकास की व्यापक संभावना है। गौवंशी महेशवंशी पशुओं का दुग्ध उत्पादन, कृषि कार्य हेतु उत्तम बैलों का उत्पादन करना, भारतीय मूल की गौवंशी महेशवंशी प्रजातियों का संरक्षण करना पशुपालन प्रजनन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। रेबीज, स्वाइन फीवर, टीबी और ब्रोसोलोसिस फ्लोरम आदि प्रमुख 10 बीमारियों पर कंट्रोल हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रेंडर पेस्ट यह बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। अगला है दुग्ध विकास। अगर पूछा जाए दुग्ध विकास क्या होता है, दूध को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध विकास की स्थापना की गई है। अगर पूछा जाए दुग्ध विकास की स्थापना कब की गई, तो 1976 में दुग्ध विकास विभाग की स्थापना की गई थी। प्रादेशिक को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन PCDF प्रदेश में दुग्धशाला विकास हेतु 1962 में इसका गठन किया गया। अगर पूछा जाए कि नोएडा स्थित दुग्धशाला नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट इसी फेडरेशन रूप में इस परिषद की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। दुग्ध संघ, अगर पूछा जाए दुग्ध संघ देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 ईस्वी में लखनऊ में की गई। कब की गई? लखनऊ दुग्ध विकास है ना। आगे पूछा जाए कि दुग्ध नीति 2018 प्रदेश सरकार ने संस्कृत दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रति व्यक्ति दूध की खपत बढ़ाने के दुग्ध नीति 2018 एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, यह 100% केंद्र प्रायोजित नॉन ऑपरेशनल परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार सृजित करना है। नंद बाबा पर पुरस्कार योजना चलाई गई, जिसमें 51,000 रुपए दिए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के विकास हेतु 22-23 में नंद बाबा दुग्ध विकास योजना चलाई गई। अगली चलाई गई योजना गोकुल पुरस्कार योजना चलाई गई है ना।
आगे है कृषि नीति, योजनाएं और कार्यक्रम। कृषि नीति मतलब कृषि नीति का सीधा सा संबंध होता है कि कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देने से। अगला कृषि पार्क, किसानों को उनके उत्पादन को उचित मान दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए। कृषि चिंतन, कृषि की सब सामायिकी समस्याओं के निदान और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। ये तो राज्य कृषि विभाग कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। जैसे किसान मित्र योजना, कौन सी किसान मित्र योजना, यह कब लागू की गई थी? इस योजना को 18 जून 2001 से शुरू की गई। 2008 में इसे नया रूप दिया गया। जैसे कि वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, यह 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को है 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के 200 और 300 रुपए और 80 वर्ष से आयु के अधिक आयु के वृद्धों के लिए केवल केंद्र सरकार 500 और 300 रुपए दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट योजना कब लागू की गई थी? तो 1999 2000 से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यह 1999 2000 से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, यह 15 फरवरी 2002 से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीमा प्रमाणीकरण संस्था बीजों को अच्छा भला करके देना होता है। उत्तर प्रदेश विकास और जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ है? लखनऊ में। कब गठित किया गया था? है ना? तो 1998 में। कार्य क्या करता? कंट्रोल 47 जिलों पे इसका कंट्रोल। बंजर कृषि विकास कार्यक्रम 38 जिलों में समावेशित विकास और जल विकास 15 जिलों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम कब आया था? ये 1978 ईस्वी में आया, भूमि को सुधारने के लिए। किसान ये उदय योजना दिसंबर 2017 में आई थी। किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में आई थी। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। पूछा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो गोरखपुर से। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 से हुई थी। इसमें कितनी किस्तें दी जाती हैं? तो आपकी इसमें कितने किस्तें दी जाती हैं? 2,000 रुपए की 3 दी जाती है। टोटल मिला के 6,000 रुपए दिए जाते प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते 3 किस्तों में। किसान सेवा रथ, किसान सेवा रथ यह भी 2010-11 से चलाया जा रहा है। जैसे कृषि एकीकृत के धन्य विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है 33 जिलों में। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्पादन महाभियोग
कुसुम योजना के नाम से जानते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में चालू की गई थी। जैविक उत्पादन केंद्र। प्रदेश में कुल 17 जैविक उत्पादन प्रयोगशालाएं हैं, जिनके द्वारा तैयार तैयार जैव उर्वरकों, राइजोबियम जैसे एजेक्टोबैक्टर जैसे पीएसवी का उत्पादन कृषि कार्यों में वितरित किया जा रहा है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती। 49 जिलों में राजकीय कृषि विकास क्षेत्र कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। जैसे राज्य कृषि उत्पादन मंडल परिषद, इस कृषि उत्पादन मंडल अधिनियम 1964 पारित किया गया। चकबंदी कार्यक्रम। प्रदेश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों को जीवन स्तर और ऊंचा करने के उद्देश्य से 1954 ईस्वी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों, अब इस चैप्टर से जो सवाल पूछे विगत वर्षों में पूछे गए हैं, मैं आपके सामने वो प्रश्नों को दिखाना चाहता हूँ। इन प्रश्नों को माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि इस अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था और पशुपालन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई थी। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन है, तो गेहूं उत्पादन। जैसे कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो पंतनगर में की गई। कहाँ की गई? पंतनगर में। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, तो क्या है? गेहूं है आपकी। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या? गेहूं है। लाल मिट्टी पाई जाती है झांसी में पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सल्ले जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको 9 है। कितनी है? 9 है आपकी। जैसे निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो धान, मक्का, गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का, गेहूं फसलें की जाती हैं। प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी, है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी आपकी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो बताना होगा आपको। चना की होती है, मसूर की होती है, अरहर की होती है, मूंग की होती है। किसकी होती है? मूंग की होती है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या उत्पादन किया जाता है? गेहूं, गन्ना, आलू का। अगला है उत्तर प्रदेश में के भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मतलब किस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गेहूं और गन्ने में।
उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो महुआ जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है। गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है, लेकिन फसलों का नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका प्रदन से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन सा है? अवनालिका से कौन सा जिला प्रभावित होता है? तो आपका अवनालिका प्रदन से इटावा होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। प्रदेश में वायु मृदा उत्पादन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है। आलू और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? तो आपको बताना होगा गन्ने का, आलू का। तो ऑप्शन नंबर डी है, आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? कौन सा स्थान नहीं है? गेहूं का, दूध का है, आंवला का है, लेकिन चावल का नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि से संबंधित पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषि किन्हें कहा जाता है? मतलब सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो जिसके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। उस क्षेत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। होता नहीं है। लखनऊ है, हाँ है। मुजफ्फरपुर, हाँ है। गोरखपुर, हाँ है, लेकिन झांसी में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो बुआई पूछ रहा है इसमें। जून और जुलाई आती है। क्या आती है? जून और जुलाई। उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन है वह है कौन सी फसल है भाई? बताओ। खाद्यान्न के लिए जानी जाती है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। 1992 ईस्वी से लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कौन सी है? गन्ना है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चने का होता है। किस फसल का होता है? चने का होता है। उत्तर प्रदेश में किस फसलों का क्षेत्र में सबसे बड़ा बड़ा क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र में है? आलू और गन्ने में है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना लागू की गई थी 2017 में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। हाँ है, बात बिल्कुल बात सही है। ये बात वाली, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साथी रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों बात सही है। इसका कथन और कार्य तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। अगला है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? काला नमक चावल। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है विश्व बैंक की सहायता। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।